राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा कब किसी पर लगाया जाता है। बहुत सारे लोग दहेज प्रथा से परेशान हैं, बहुत सारे लोग दहेज प्रथा से परेशान किए जा रहे हैं। दहेज प्रथा का सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। ये कानून कब किसी पर लगाया जाता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, इस कानून के तहत अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, इस कानून के तहत अगर किसी पर कार्रवाई की जा रही तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, सारे विषयों पर चर्चा किया जाएगा एक एक करके। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ से तत्काल आपको पहुँच जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं, सिवाय आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आइए हम लोग देखते हैं दहेज प्रथा क्या है। देखिए, जब किसी पर दहेज प्रथा का कानून लगता है तो ये केवल सिंगल धारा नहीं होती है, एक मात्र केवल धारा इसकी नहीं लगती है। ठीक है, दहेज प्रथा एक कानून बनाया गया है क्योंकि दहेज प्रथा हमारे समाज में एक सामाजिक बुराई के रूप में व्याप्त है। दहेज का लेना और देना एक अभिशाप बन चुका है। हम लोग बचपन से ही इस पे निबंध लिखते हुए आए हैं। हमेशा से समझाया गया है दहेज का लेना और देना गलत है, लेकिन आज दहेज का लेना और देना सम्मान से जोड़ के देखा जा रहा है समाज में, और हर कोई इससे प्रताड़ित है, हर कोई पीड़ित है। कोई देना नहीं चाहता है लेकिन लेना अधिकतर लोग चाहते हैं। तो खैर हम लोग उस पर बहस नहीं करेंगे, इस पे कानूनी प्रावधान देखेंगे, किस अधिनियम के तहत इसको अपराध बनाया गया, कब से बनाया गया, इसके साथ साथ क्या क्या धाराएं और लगाई जाती हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी दहेज का लेना और देना जो कानून बनाया गया ये 1961 में बनाया गया। उसके पहले दहेज का लेना और देना अपराध नहीं था, तो 1961 में यह अपराध बनाया गया। दहेज का लेना और देना, ठीक है, दहेज का लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज मांगना भी अपराध है। धारा 3 और 4, ठीक है, 3 धाराएं हैं इस पे, मतलब 2 मुख्य धाराएं हैं, धारा तो कई सारी हैं। धारा 3 और धारा 4। धारा 3 इसी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 कहती है कि दहेज का लेना और देना भी अपराध है, और धारा 4 कहती है कि दहेज का मांगना भी अपराध है। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है आपको कि दहेज चाहे लिया गया हो या दिया गया हो वो भी अपराध माना जाता है, और दहेज अगर मांगा गया है भले नहीं मिला है वो भी अपराध है। मिल जाएगा तो धारा 3 में दोषी हो जाएंगे, मतलब धारा 3 का मुकदमा चलेगा, और अभी केवल मांगे हैं, ठीक है, अगर मिला नहीं भी है तब भी वो अपराध है, धारा 4 का मुकदमा चलेगा। लेकिन जरा समझिएगा, जहां दहेज का लेन देन बढ़ता है, दहेज मांगा जाता है, ठीक है, तो दहेज कौन मांगता है? दहेज लड़की की तरफ से भी मांगा जा सकता है, लड़के की तरफ से भी मांगा जा सकता है, क्योंकि हमारा समाज, आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल लड़कों की तरफ से दहेज मांगा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लड़कियों की तरफ से भी दहेज मांगा जाता है। तो चाहे दहेज लड़की की तरफ से मांगा जा रहा हो, या लड़की खुद मांग रही हो, या लड़के की तरफ से मांगा जा रहा हो, या वो खुद मांग रहा हो, दोनों ही बराबर दोषी माने जाते हैं। यहाँ किसी को बचाव नहीं दिया गया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। दहेज का लेना और देना अपराध है धारा 3, दहेज का मांगना अपराध है धारा 4। लेकिन जहां दहेज का लेना और देना या दहेज जहां मांगने की बात आती है और जब केस चलाई जाती है तो यहां अक्सर विवाद भी हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ मारपीट होगा तो गाली गलौज होगा, धमकियां दी जाएंगी एक दूसरे को देख लेने की, ठीक है। तो इस तरह से मारपीट में हो सकता है कोई लड़की को या पत्नी को, ठीक है, इतना मार दिया हो हाथ पैर टूट गया हो, क्योंकि मारे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कुछ जगह है लड़कियां भी दारू पी के मारती हैं, कुछ जगह जो है लड़के भी दारू पी के मारते हैं, कुछ बिना पिए भी मारते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर समाज है, अलग अलग जगह की अलग अलग स्थितियां हैं, हर जगह की अपनी अपनी रीति हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, पी खा के भी अपना मस्त रहते हैं, कुछ लोग पी करके ही बदला लेते हैं, तो वो अलग अलग का मैटर है। लेकिन चाहे लड़की को मारा गया हो या लड़के को मारा गया हो, ठीक है, दहेज के लिए
तो दहेज के मांग में जो है बुराई, वो समस्या यहाँ तक बढ़ जाती है कि मारपीट भी हो जाता है, गाली गुआ भी होता है, ठीक है, धमकियाँ भी होती है दूसरे को देख लेने की। तो ऐसी स्थिति में आइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम काम नहीं करता है। दहेज का लेना और देना और मांगना केवल दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आता है। अगर मारपीट हुआ, गाली हुआ तो फिर ये धारा नहीं लगेगी, फिर आप पे आईपीसी की धारा, अच्छा दहेज का मांगना और लेना देना क्रूरता भी बनता है, तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 का जो है एक्ट अप्लाई होता है, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, मारपीट हुआ है तो 323, ठीक है, 324, 325, 326, और क्रूरता किया जाए, दहेज मांगना, ठीक है, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है तो धारा 498A, ठीक है। और इसके बाद ये डीपी एक्ट की धारा 3 और 4, इसको डीपी एक्ट कहते हैं क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को शॉर्टकट में डीपी एक्ट बोला जाता है। तो धारा 3 और धारा 4 और इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो जाएगी। साथ ही साथ जो गाली हुआ है तो 504, ठीक है, और 506 धमकी हो गया, 504 गाली गलौज करने के लिए, 506 धमकी के लिए, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। यानी अक्सर आप देखेंगे जब दहेज प्रथा किसी पे लगता है तो दहेज प्रथा लगने के साथ साथ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन ये तब, ध्यान दीजिएगा, ये तब जब लड़के की मृत्यु ना हुई हो। अगर लड़की मार दी गई है तो फिर धाराएं बदल जाती हैं, धाराएं बढ़ जाती हैं इसमें, ठीक है, फिर 302 भी उसमें लगता है, 304 भी लगता है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करते। जब लड़की जीवित हो तब इन धाराओं में केस चलता है। अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं, ठीक है। जिस किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, पीसीजे की तैयारी करना है, एपीयू की तैयारी करना है, एचजेएस की तैयारी करना है, ठीक है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है, 9161113061 पे संपर्क कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, हर एक वीडियो पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप वहां से खोज निकाल सकते हैं। नहीं भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल पर आप कमेंट बॉक्स में जाके किसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर नंबर चाहिए, बात करनी है आपसे, तो आप वहां से भी आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वहां से अधिक लाभ ले सकते हैं बात करके। इन धाराओं में, यानी जब महिला की मृत्यु ना हुई हो तब इन धाराओं में मुकदमा चलता है। महिला दहेज के लिए अगर महिला की मृत्यु होती है तब फिर उस पर अपराध बदल जाता है, ठीक है, धाराएं बदल जाती हैं, कुछ ये भी धाराएं रहती हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप उसमें। दहेज प्रथा कब लगता है? जब दहेज की मांग की जाती है, चाहे लड़के की तरफ से चाहे लड़की की तरफ से, तो इन धाराओं में मुकदमा चलता है। हाँ, ऐसा है कि जब सभी धाराओं में जब दोषी पाया जाता है, मारपीट के लिए भी दोषी पाया गया, गाली गलौज के लिए भी दोषी पाया गया, ठीक है, तो होता क्या है, ऐसी स्थिति में सभी धाराओं में मिला करके सजा दी जा सकती है। सभी धाराओं में मिला करके सारी सजाएं दी जा सकती हैं। टोटल सजा जो मैक्सिमम होगी वो 14 साल से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है, ठीक है, किसी भी कीमत पे 14 साल से ज़्यादा सजा नहीं हो सकती है। कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर किसी को और विस्तृत जानकारी इस पे लेना है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेगा, मैं उसको और डिटेल में चीज़ों को बता दूंगा, क्योंकि सब कुछ वीडियो में बताना संभव नहीं होता है, और भी प्रोविजन इस पर अप्लाई होते हैं। तो दहेज प्रथा कब लगता है? जब दहेज की मांग की जाती है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, दहेज प्रथा लागू होने के लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है। जीवन में कभी भी दहेज प्रथा का केस चलाया जा सकता है, ठीक है। दहेज का मांगना, ठीक है, अगर दहेज मांगा जाता है, बुढ़ापे में भी दहेज मांग रहे हैं लड़की से या लड़के की तरफ से, तो भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस धारा 3-4 का मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी यहाँ कोई 7 वर्ष की लिमिट नहीं है। जो 7 वर्ष की लिमिट है उसको मैं अलग वीडियो में बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस तरह से आपने देख लिया दहेज प्रथा कब लगता है। जब दहेज की मांग की जाती है, चाहे लड़की की तरफ से चाहे लड़के की तरफ से, या दहेज ले लिया गया है, दहेज ले लिया गया है, बाद में विवाद होता है, विवाह खंडित होता है, तो ऐसी स्थिति में भी दहेज प्रथा का केस लगाया जाता है। तो दहेज मांगने के लिए भी दहेज प्रथा का केस लगाया जा सकता है। विवाह चाहे अभी हुआ हो चाहे होने के लिए, या दहेज लिया दिया गया भरपेट, दोनों लोग खुशी से एक दूसरे को दिए, उसके बाद विवाह खत्म हुआ, किसी कारण से मनमुटाव हुआ, आपस में झगड़े हुए, ठीक है, अब दहेज परेशान करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत फिर केस दहेज प्रथा केस लगाया जाता है,
ठीक है। जब छुट्टा में छुट्टा होता तो वो तो खैर परेशान करने के लिए लगा था कि अगर अपराध हुआ तो आप उसी समय अपराध है, क्योंकि उस समय आप लोग सहमति से दहेज भरपेट लेते हैं और भरपेट देते हैं। उसके बाद जब बाद में विवाद होता है पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर के, तब वहाँ दहेज प्रथा का केस लगाया जाता है, वो खैर परेशान करने के लिए होता है। लेकिन दहेज प्रथा का केस बाद में भी लगाया जा सकता है। जैसे दहेज आज शादी हो गई, शादी के 4 साल बाद भी दहेज प्रथा का केस लगाया जा सकता है। हाँ, अब प्रश्न ये है यहाँ पे कि दहेज लेने के बाद कितने दिनों तक दहेज प्रथा का केस लगाया जा सकता है, कब तक एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो एफआईआर दर्ज कराने की कोई समय सीमा नहीं है। अगर शादी 2010 में हुई है तो 2050 में भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन 2010 के बाद 2050 में आप क्यों गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसके लिए रीजनेबल कारण बताना पड़ेगा। बिना उचित कारण बताए आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा दहेज प्रथा पे, ठीक है, किस तरह से ये प्रोविजंस हैं, कैसे काम करते हैं, मैंने इसको समझा। हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में फिर आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये जो 323 है ये मारपीट के लिए, जब लड़की या लड़के को मारा जाता है तब 323, मारपीट दिया गया किसी लाठी डंडे से तो 324 लगता है। अगर हाथ पैर टूट गया है, ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत टूट फाट गया है तो 325 लगता है, और लाठी डंडे से मारा गया है तो 326 लगता है। 326 गंभीर धारा मानी जाती है, ठीक है। 325 उससे थोड़ा कम, 323 सबसे हल्की धारा मानी जाती है, 324 उससे थोड़ा गंभीर। तो सबसे हल्की धारा ये है, थोड़ा उससे गंभीर ये है, फिर उससे ज़्यादा गंभीर ये, फिर उससे ज़्यादा गंभीर ये। 498 क्रूरता के लिए धारा लगती है, मात्र 3 साल की सजा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आजीवन कारावास तक का सजा है। 504 में सजा ज़्यादा नहीं, 506 में भी ज़्यादा सजा नहीं है, सब छोटी छोटी धाराएं हैं। 303 में तो वो धारा 3 डीपी एक्ट की जो धारा है, यहाँ पे कम से कम 5 साल तक का कारावास। अगर कोई व्यक्ति दहेज प्रथा के लिए दोषी पाया जाता है तो 5 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा, कम से कम 5 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, जब तक सजा देने वाला मजिस्ट्रेट अपने विशेष कारणों से सजा की अवधि में कमी ना करे। नहीं, उसको वे पावर है कि वो चाहे तो अपने विशेष कारणों को लेते हुए 5 साल की अवधि में भी कमी कर सकता है, नहीं तो 5 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, ठीक। अब दहेज प्रथा अगर किसी पे लग गया है तो वो कैसे इससे बचे, इसके लिए मैं अलग वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा।